ये पगड़ी आ जाती है इनको खालिस्तानी नज़र आता है, जहाँ टोपी नज़र आती है मुस्लिम तो इनको वहाँ पाकिस्तानी नज़र आता है। नागरिकता के जाति धर्म के अनुसार पर भेदभाव करना ये बात उचित नहीं है, देश को तोड़ने की बात है। हाँ, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जब तक ही नहीं करेंगे तब तक इनकी दुकान नहीं चलेगी। हिंदू खतरे में है, तो जब तक डर नहीं दिखाया जाएगा, जब तक तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जाएगा तो इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। देखिए, देश भर में अब सीए लागू हो गया है। अब वैसे में जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं या फिर बहुसंख्यक है, सब पे अब एक उनके मन में एक वहम सा बैठ गया है कि क्या होने वाला है, किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। इस बात को जानने के लिए हमारे साथ राजद के नेता हैं सरदार रणजीत सिंह, ये भी अल्पसंख्यक हैं, इनसे जानते हैं। सीए लागू हो गया है, मन में डर तो कहीं होगा कि आप बंटवारे के वक्त आप लोग आए थे, शरणार्थी कहाँ रहे थे, कब आए थे, क्या क्या डिटेल्स मांगी जाएगी। अभी बहुत कुछ चीज़ जो है छिपा हुआ है, ऐसे बहुत आंदोलन हुआ है, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे पूर्वज तो जब थे भारत एक में था, उस वक्त अखंड भारत था। जब 1947 में जब बंटवारा हुआ तो हम लोग पाकिस्तान से, हमारे पूर्वज लोग का जो आज के डेट में पाकिस्तान, उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो हम लोगों को यहाँ पहले फुलवाड़ी कैंप जेल में रखा गया। चितकोरा चावल बाजार में हम लोग की कॉलोनी बनी, जिसको पहले रिफ्यूजी कॉलोनी के नाम से जाना जाता था, अब उसको पंजाबी कॉलोनी भी कुछ लोगों ने नाम अमेंड कर दिया। हम लोग तो बाई बर्थ यहीं के हैं। हमारे नाना जो थे, हमारे दादा जो थे, वो लोग वहाँ से अखंड भारत से ही, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट से ही आए थे। तो हम लोग तो भाई बर्थ यहीं पर है, हम तो यहाँ का सिटीजनशिप है, हम तो नागरिकता हमारी यहाँ के हैं। दी जाएगी, नासी आएगा साथ में, सीए के साथ में। अब आप कहाँ उसमें पूछा जाएगा आपसे? अब किसी को तंग करना होगा। सबसे बड़ा तो पहले भारत सरकार ने हमारी कॉलोनी बसा कर दी। हम लोग तो रिफ्यूजी हैं ही हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं। हमारे पूर्वज रिफ्यूजी थे, मैं रिफ्यूजी नहीं हूँ। मैं तो बाई बर्थ यहाँ, मेरे फादर भी बाई बर्थ यहाँ, मेरी मदर भी बाई बर्थ यहाँ, मेरे दादा और हमारे नाना जो थे वो पाकिस्तान से आए थे। आज 76 साल हो गया भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब ये एनआरसी सीए लाना, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। ये किसी माने पब्लिक को तंग किया जा रहा है, देश को तोड़ने की राजनीति हो रही है। देश को तोड़ा जाए तो पहले भी था, सीए अमेंडमेंट बिल हुआ करता था, ये एक्ट हो गया। अब जब से मोदी सरकार आई तो इसका एनआरसी जो है ये हमेशा सीए के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। और ये जब एनआरसी जुड़ता है सीए के साथ तो ये बहुत खतरनाक रूप लेता है, जिसकी वजह से आपने शाहीन बाग का वो आंदोलन भी देखा होगा। लगातार उस पर आंदोलन चला, पूरे देश में ये आंदोलन चला। अब ये मोदी साहब कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि ये हम करके रहेंगे, कर दिया उन्होंने। तो इस पर अब डर का माहौल है या फिर लग रहा है कि नहीं ये सही कानून है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, सिख कभी डरते नहीं हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा 1.25 लाख के संगे कल्याण तत् गोविंद सिंह नाम का हूँ। उन्होंने खालसा पंथ की जो स्थापना की, सिख कभी डरते नहीं, सिख लड़ाकू कौम होती है। जो देखिए, जब जब देश पर आक्रमण हुआ, 75 में हुआ, 71 में हुआ, जब जब हुआ, देखिए सबसे ज़्यादा पहले वहाँ सिख रेजिमेंट ही बॉर्डर पर आगे आई। और 17 परमवीर चक्ता लगता है मेरे को, आपको 99 के कारगिल युद्ध से पहले मिले, जिसमें 12 के 13 जो है वो सिख रेजिमेंट में लिए। मेरे को पूरा स्मरण नहीं है, लगता है 12 के 13 सिख रेजिमेंट में लिए। तो सिखों की देश की आज़ादी में योगदान तो देखिए। 100 कुछ लोगों को फांसी हुई थी देश की आज़ादी में, जिसमें 91 लोग सिख समाज से आते थे। 2648 की 50 लोगों को आजीवन करवास हुआ, जिसमें 2100 कुछ लोग जो थे वो सिख समाज से आते थे। जलियांवाला बाग में जो गोली जो चली उसमें 1500-1600 लोग मरे, इसमें 800-850 सिख समाज से आते। तो सिख तो हमेशा ही देश की आज़ादी के लिए, देश के लिए हमेशा ही कुर्बानी देते आ रहे हैं। अब सिखों से नागरिकता मांगी जाए चाहे किसी से मांगी जाए, ये तो बात गलत है। जो यहाँ रह रहा मेरा भाई है, अब पुराना किसी का आप निकालिएगा आप, जिससे कि मतलब चुनाव के समय आने का लाने का ये क्या मतलब है? देखिए, अब क्या मैं बोलूँ, देखिए जब जब चुनाव आता है तब तब कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी गोधरा कांड हो जाता है, कभी पुलवामा कांड हो जाता है, ये तो आपसे छिपा हुआ नहीं है। अब जो भी है, देखिए मैंने कांड तो हो ही जाता है। पहले देखिए गोधरा कांड हुआ था तो वाजपेयी जी ने कहा था, आपको याद होगा शायद, उन्होंने कहा था राजा को प्रजा में नहीं, राजा को राज धर्म का पालन करना चाहिए, राजा को प्रजा में भेद नहीं रखना चाहिए कि कोई मुस्लिम है। मोदी भी वहाँ पे मोदी को ही उन्होंने समझाया था। हम मोदी बात उन्होंने कहा नहीं, मैं राजा में राज धर्म का पालन कर। देखिए अब जैसे कि अभी कुछ दिन पहले देखिए
बंगाल के, एक IPS के अफसर थे, वहाँ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो भाई सरकार के अंडर में पुलिस होती है, सरकार ने कहा भाई प्रोटेस्ट को रोको, तूने रोका तो कहा कि तुम खालिस्तानी मानसिकता के हो। यहाँ पर भी पटना में मानवजीत सिंह ढिल्लन कुछ दिन पहले थे, उनको भी लोग खालिस्तानी उन लोगों ने बोला। तो क्या करें, PF वाले मामले खालिस्तानी बोला। तो देखिए जहाँ ये पगड़ी आ जाती है इनको खालिस्तानी नज़र आता है, जहाँ टोपी नज़र आती है मुस्लिम तो इनको वहाँ पाकिस्तानी नज़र आता है। तो देखिए हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे संविधान ने हमें जो वोट देने का अधिकार दिया वही हिंदू भाइयों को दिया, वही मुस्लिम भाइयों को दिया, वही ईसाई भाइयों को दिया है। तो नागरिकता के जाति धर्म के अनुसार पर भेदभाव करना ये बात उचित नहीं है, देश को तोड़ने की बात है। हाँ, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। जाति धर्म के अनुसार जाति देखकर कोई किसी के साथ न्याय करे, जाति देखकर धर्म देखकर किसी के साथ कोई जजमेंट करे, जो ये अच्छी बात नहीं है। सवाल ये है कि नागरिकता बाहर के लोगों को क्यों दे रहे हैं? यहाँ के लोगों को तो नौकरी दे नहीं पा रहे हो, बाहर के लोगों को नागरिकता देने के लिए कानून क्यों बनाया जा रहा है? देखिए मतलब कानून अगर बन रहा है तो बाहर के लोगों के लिए देने के लिए क्यों बन रहा है? ऐसी क्या जरूरत है भाई कि उनको नागरिकता देंगे तो ही सही है? आप शरणार्थी बना के भी तो रख सकते हैं। ये कानून आनंद फानंद में उनके लिए क्यों लाया जा रहा है? सवाल ये है कि आनंद फानंद में चुनाव के ठीक है वक्त पहले आप वैसे लोगों को जो बाहर से आए हैं क्या अपना वोटर बनाना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ के जो वोटर हैं उनको हटाना चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? दर देहात में बिच्छी मार देता है ना, तो बिच्छी मार देता, नीमक का पानी आँख में डाला जाता है, मारा रहता है बिछिया गुड़ में, ध्यान डाइवर्ट हो, हमारा दर्दवा से ध्यान आँख पपराएगा तो ध्यान जाएगा। देखिए अब जैसे कि अब ये सब अब बिच्छी का झाड़ खत्म, अब जैसे कि अब आप पूछिएगा 2 करोड़ लोगों का नौकरी कहाँ गया, आज 10वां साल है, 20 करोड़ लोगों की नौकरी हो जानी चाहिए थी, पूछिएगा ना। जब आपका ध्यान उधर जाएगा, आपने कहा था सारा काला धन हम 100 दिन के अंदर ले आएंगे जो विदेशों में स्विस बैंक में जमा है, तब पूछिएगा भाई काला धन कानून का तमाम कांग्रेसियों तमाम कांग्रेसियों ने काला धन इकट्ठा किया, एक भी कांग्रेसी का इन्होंने नाम आज तक उजागर किया मोदी जी ने? किसी का नहीं किया। काला धन आ गया, काला धन आज तक आया 2 करोड़ लोगों के हिसाब से। इस साल जबकि चुनावी साल है, 20 खत्म करने के लिए तो नोटबंदी भी की गई थी। नोटबंदी के 20 करोड़ लोगों को नौकरी आज मिल गई। तो ध्यान भटकाने के लिए NRC CA लाया जा रहा है। चुनाव खत्म हुआ, कहते हैं रात भई तो चुनरी मंगाऊंगा, सुबह भई बिसर गई बतिया, वही मोदी जी करते हैं। इधर कुछ कुछ करके हमारे दिमाग पब्लिक का भटका देंगे। हिंदू मुस्लिम जब तक ही नहीं करेंगे तब तक इनकी दुकान नहीं चलेगी। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में, 80% हिंदू खतरे में। हम बता रहे थे कि आप कहते हैं हिंदू खतरे में है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का राष्ट्रपति महोदय हिंदू हो, जिस देश के सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हिंदू हो, जिस देश के तमाम राज्यपाल जो है वो हिंदू हो, करीब करीब जिस देश के तमाम जो है मुख्यमंत्री पंजाब छोड़कर वहाँ सिख जाति से आते हैं तमाम हिंदू हो, जिस देश में जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हिंदू हो, जिस देश में पुलिस के पदाधिकारी बड़े बड़े हिंदू हो, उस देश में हिंदू खतरे में है। कभी सिख 2 करोड़ है, हमारी 2.5 करोड़ आबादी है, कभी कहा है कि सिख खतरे में है। हमारे पूरे बिहार में 15,000 पॉपुलेशन, हमने कभी कहा है कि हम बिहार में खतरे में, हम लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो जब तक डर नहीं दिखाया जाएगा, जब तक तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जाएगा तो इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। डर की राजनीति के साथ आपको देखा जाएगा हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। हिंदू कहीं कोई खतरे में नहीं है, अपने देश में हम खतरे में हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समाज है, सिख समाज, अल्पसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, वहाँ कहीं खतरे में तो बात भी अच्छी लगती है। भारत में कहते हैं लोग हिंदू खतरे में, ये तो मैंने क्या बोलते हैं, डरा कर किसी से वोट लेने वाली बात है। हमेशा बोल रहे थे कि हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, CA बोला कर दिया, राम मंदिर बोला कर दिया, 2000 नौकरी भी बोले थे, वो कब करें? माननीय अमित शाह जी से मैं कहूँगा, देश के गृह मंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी, आप लोगों ने कहा था, आपने बोला जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, तो आपने तो बोला था 15 लाख रुपए हर खाते में आएगा। वो रुपया कहाँ गया? आपने बोला था अरे कम से कम 1.5 लाख देख कर बोहनी कर दीजिए, बाकी 13.5 लाख अगली बार चुने जाएगा तो दीजिएगा, 1.5 लाख देख कर बोहनी कर दीजिए। किसी के खाते में 15 पैसा आया? आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आपने कितनी नौकरी दी, इसका डाटा जरा बता दीजिए। आपने कहा था 100 दिन में काला धन आ जाएगा, कितना काला धन लाया आपने, इसका डाटा बता दीजिए। आपने कहा था 60 रुपये लीटर वाली पेट्रोल वाली सरकार चाहिए, 30 रुपये लीटर पेट्रोल वाली सरकार चाहिए। आप पेट्रोल 107 रुपये 108 रुपये लीटर बन रहा है। आपने क्या कहा और क्या करते? आपने तो कहा था कि नीतीश जी का नो एंट्री हो गया है, यही बिहार की सभा में दरवाजा बंद है। अब नीतीश जी के लिए कोई जगह नहीं है, ये आप लोग अस्वस्थ रहिए। तो क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। ये लोग बात कह कर पलटने वाले लोग हैं। फिर किसी पत्रकार भाइयों ने पूछा कि आपने 15 चुनावी जुमला ना था जी वो, तो ये लोग जुमलेबाज हैं, ये लोग झूठ सच की दुकान चलाते हैं। क्या कहते हैं इनके जो बोलते जो मैंने बोला वो कहा, तो 15 लाख रुपया कितने खातों में आया जरा बताएं।
काला धन कितना है, 10वां साल है, जरा बताएं। ये कितने करोड़ों लोगों को नौकरी दी, ये डाटा मैंने उजागर करे, कुछ नहीं। ये सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही कहकर इस पर अपनी दुकान ये चलाते हैं, इसी पर दुकान चलाते हैं, और उनके पास कुछ नहीं है, इसके पास कुछ तो है। देश की जनता तो अभी भी मोदी को देख रही है। देखिए भैया, वो कह रही कि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं मोदी भगवान है, भगवान से तुलना कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि लोग गरीबी से मर रहे हैं, महंगाई से के बोझ तले दबे हुए हैं, आपकी नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे, मतलब आज तक के आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा महंगाई और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। फिर भी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आंखों में धूल झोंका जा रहा है? देखिए, जब जब जाति धर्म का मामला जब उठेगा, तब लोगों की धार्मिक उन्माद फैलेगा, लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है भड़केंगी। देखिए, अब पत्रकार महोदय, आपकी तबीयत खराब हो गई तो क्या किसी सिख डॉक्टर या किसी मुस्लिम डॉक्टर से अपना इलाज नहीं आप कराएंगे? अगर आप हिंदू जाति से, मैं सिख हूँ, अगर आपको मेरे खून की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको खून दूंगा तो क्यों नहीं लीजिएगा? तो कहने का मतलब जाति पात के नाम पर ही देश को तोड़ा जा रहा है, राजनीति के किया। जब महंगाई आज इतनी बढ़ गई है, महंगाई पर इनको ध्यान देना चाहिए। गैस सिलेंडर आज 1200 रुपये में मिल रहा है, पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो गया, खाने के सामान का देखिए आटा कैसे होगा, चावल आज कितना महंगा होगा, GST उन्होंने लगा दी थी। इस सब पर दाम घटाने की आवश्यकता है। तो ये बस जाति धर्म के नाम पर ही बस लोगों को तोड़ा जा रहा है। देखिए, ठीक है, मैं सिख जाति से आता हूँ, गुरुद्वारा जाना, मंदिर जाना, मैं इसको ख़राब नहीं मानता, जाना चाहिए। लेकिन वहाँ भी जो मान लीजिए पंडित जी जो बैठे हैं, उसको भी तो दक्षिणा देते हैं ना, आप जाते हैं तो है ना, आपकी पूजा कराते हैं। हमारे गुरुद्वारे में जो पुजारी बैठते हैं, इनको हम लोग ज्ञानी बोलते हैं, ग्रंथी बोलते हैं, वो वेतन भोगी होते हैं। ठीक है, पूजा करते, पाठ करते लोग, उनको भी परिवार चलाने के लिए तो वेतन तो चाहिए, अर्थ का युग है। अगर उनको वेतन नहीं दिया जाएगा तो क्या उनका भोजन चल जाएगा? अगर मंदिर में जाकर आप दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो पंडित जी क्या आपको पूजा करावेंगे वहाँ पर? तो देखिए, अर्थ के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। क्या पंडित जाति में गरीबी नहीं है? उनको नौकरी नहीं चाहिए? उनके बाल बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? का जो हमारे गुरुद्वारा के ग्रंथी का काम करते, भगवान किस एंगल से मोदी जी को मानते? भगवान ये किस एंगल से है? लोगों में क्या बोलते हैं, माने बेवकूफ़ियत को फैला कर, आपस में झगड़ा करा कर मोदी जी को भगवान बनाया जा रहा है। आपको भी लगता है कि मनमोहन सिंह जैसा कोई आदमी देश का प्रधानमंत्री? देखिए, कोई पढ़ा लिखा जो, देखिए किसी पार्टी का हो, पढ़ा लिखा जो हो, जो देश की 140 करोड़ लोगों का दर्द समझे। देखिए, एक कहावत है, कहता बांझ के जाने परसों पीड़ा। बांझ महिला होगी, उसको क्या पता परसों पीड़ा क्या होती, जिससे बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। तो मोदी जी को घर परिवार तो है नहीं, कम से कम इस चीज़ तुमको देखना चाहिए, देखना चाहिए कि माने ये लोग परिवार जिला रहे हैं, कैसे जिला रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का कितना खर्च है, घर के किराने का कितना खर्च है, सब चीज़ देखना चाहिए ना। देखने के अनुसार इनको काम करना चाहिए, लेकिन इनको इससे तो कोई मतलब है नहीं। मोदी जी बस देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। माली वो अच्छा है जिसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो, माली वो अच्छा नहीं जिसकी बगिया में सिर्फ खाली कमल का फूल हो। चलिए, बहुत बड़ी बात कह गए कि सिर्फ कमल का फूल नहीं, इस देश में सारे फूलों की ज़रूरत है। यानी कि सिर्फ एक ही वर्ग नहीं, एक ही जात नहीं, एक ही धर्म नहीं, सारे धर्म, सारे जाति के लोग, सबके लिए समान न्याय, समान ज्ञान, समान स्वास्थ्य, समान शिक्षा होने की ज़रूरत है। अब वैसे में CA आया है, अब CA के बाद NRC के साथ ये क्या रूप लेगा? अब ये तो चुनाव है, चुनाव के बाद ये सब चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से जब चलेंगी तो कहाँ किसका जो है अधिकार छीना जाएगा और कहाँ किसको यहाँ भारत का अधिकार दिया जाएगा, ये बात देखने वाली होगी। और मामला शायद यहीं नहीं रुकेगा, आगे भी बढ़ेगा। इसको देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।